स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके ऑप्शंस हैं सीधी रेखाओं में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि कौन सा ऐसा माध्यम है, मीडियम है जिसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी कि कम होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। और सबसे अधिकतम की बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांच में। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो इसका कारण यह है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उसका काम होता है गाड़ी के पीछे वाले भाग को देखना, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या है। तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा है, तो उस दर्पण में काफ़ी ज़्यादा भाग का प्रतिबिंब बन पाता है, जिससे चालक को देखने में आसानी होती है पीछे की स्थिति क्या है, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या है। तो इसीलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणें को वो फैलाती है, यानी कि जो मोटर कार में जो हेडलाइट में वॉल्व लगी होती है उससे जो प्रकाश निकलती है उसे अवतल दर्पण फैलाती है, जिससे जो चालक होता है, गाड़ी का ड्राइवर होता है, उसे देखने में आसानी होती है, प्रकाश सड़क पर चारों तरफ फैलती है। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। आपके ऑप्शंस हैं डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या फिर एंगस्ट्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या फिर इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, किरण आरेख। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ऑप्शन बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक,
धनात्मक ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को और हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि किस पदार्थ से हम लेंस बना सकते हैं। तो देखिए लेंस वैसी पदार्थ से बना सकते हैं जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार हो सके। तो ऑप्शंस हैं जल से प्रकाश आर पार हो सकती है, कांच से भी हो सकती है, प्लास्टिक से भी हो सकती है, लेकिन मिट्टी से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3, 2, 4 या फिर 5। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आइए जानते हैं। पहला नियम है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर और इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे हवा जो है, हवा एक विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच की ओर जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिलंब के निकट। ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर प्रिज्म। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ड्राइवर जो होता है, गाड़ी चालक जो होता है, उसको पीछे का एक बड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है, जिससे गाड़ी चलाने में उसे सहूलियत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। अगर फोकस दूरी आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी, यानी कि r बराबर 2f। तो उस हिसाब से फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो r हो जाएगा 2f, यानी कि 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आपके ऑप्शंस हैं 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या फिर 10 मिनट। अगर आपको पता है कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों यही था पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव का। जल्दी मिलते हैं हम पार्ट 2 में। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।